Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of microprocessor based system. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Lab outline consists of 5 portions: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, and conclusion. The title of our today's experiment is to implement immediate, direct and indirect addressing modes through program examples. Equipment needed for the experimentation is EMU 8086 software installed on your personal computer. Moving towards the theoretical background of this experiment, first part of this experiment is to learn about the or implement the immediate addressing modes. As we have already discussed about the immediate addressing mode in our previous lab, जिसमें मैंने आपको बताया था कि in immediate addressing mode operand is specified in the instruction itself. डेटा आप डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में देते हो. इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, ऑपकोड और ऑपरेंड. ओके, ऑपकोड क्या होता है? ऑपरेशनल कोड. और ऑपरेंड क्या होता है? वो वेरिएबल, वो पार्ट जिस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जाता है. तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आप ऑपरेंड के अंदर जो डेटा देना चाहते हो उस डेटा को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में डिफाइन कर देते हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मूव AL, 35 एज. 35 इज द डेटा. उसको मैंने डायरेक्टली AL रजिस्टर में मूव करवा दिया है. 35 ऑपरेंड है, उसको उस डेटा को मैंने डायरेक्टली AL रजिस्टर के अंदर मूव करवा दिया है. और मूव क्या है आपके पास? ऑपरेशनल कोड. तो जब आप डेटा को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दे देते हो तो इस तरह के एड्रेसिंग मोड को इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहते हैं. जैसे यहाँ पर आपके पास एक सिंपल सी एग्जांपल है, इसको हम EMU 8086 सॉफ्टवेयर पर इम्प्लीमेंट करते हैं और देन हम रिजल्ट्स का एनालिसिस करते हैं कि किस तरह के आपके पास जो है रिजल्ट्स या आउटपुट आ रही होती हैं.
Direct addressing mode. The operand's offset is given in the instruction as an 8-bit or 16-bit displacement element. In this addressing mode, the 16-bit effective address of the data is the part of the instruction. अब क्या है, इंस्ट्रक्शन के अगेन दो पार्ट्स हैं आपके पास, ऑप कोड और ऑपरेंड. ऑपरेंड के अंदर आपने डेटा का जो है इफेक्टिव एड्रेस देना है कि मेमोरी में इस जगह पर डेटा पड़ा हुआ है. ठीक है, मेमोरी में किस जगह पर डेटा पड़ा हुआ है उसका एड्रेस आप लोग ऑपरेंड के अंदर डिफाइन करते हो जब भी कोई इंस्ट्रक्शन आपके पास आती है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है add al, 0301. अब 0301 जो है वो पैरेंथेसिस में गिवन है और आपके पास ये इफेक्टिव एड्रेस है मेमोरी का जहां पर डेटा पड़ा हुआ है. अब मेमोरी की स्पेसिफिक लाइन पे पड़ा हुआ है तो स्पेसिफिक लाइन को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट या ऑफसेट, जिसके बारे में हमने लास्ट लैब में पढ़ा था कि अगर मेमोरी की चौथी, पांचवी, छठी जिस भी लाइन पे डेटा पड़ा हुआ है तो उसका एड्रेस आपने डिफाइन करना है. तो वो आप लोग जो है वो डिस्प्लेसमेंट के थ्रू डिफाइन करे होते हो. तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर आप क्या करोगे कि इफेक्टिव एड्रेस डिफाइन करोगे इंस्ट्रक्शन के अंदर मेमोरी का जहां पर डेटा पड़ा हुआ है. ये बेसिकली हमारे पास प्रोग्राम नंबर 2 है जिसके अंदर हम लोग डील करेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से ऑन EMU 8086 सॉफ्टवेयर. यहाँ पर जो मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया वो बेसिकली इनपुट का है. ये आपके पास आउटपुट का स्क्रीनशॉट है जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं रिजल्ट्स ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स ऑन EMU 8086 सॉफ्टवेयर. इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स के बारे में हमने पहले पढ़ा है डिटेल में लास्ट लैब के अंदर. द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर और द मेन मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेसेस अपीयर इन द इंस्ट्रक्शन. क्या होता है आपके पास कि जो ओरिजिनल ऑपरेंड होता है या ओरिजिनल डेटा होता है तो एक रजिस्टर या मेमोरी के अंदर आप लोगों ने दिया होता है और आप जो हो इंस्ट्रक्शन के अंदर उस लोकेशन का कि जहां पर आपने ओरिजिनली अपने डाटा स्टोर किया होता है उसका एड्रेस दे रहे होते हो. इंस्ट्रक्शन दो पार्ट्स पे डिपेंडेंट होती है आपके ऑप कोड और ऑपरेंड. ऑपरेंड जिन पर फंक्शन परफॉर्म कराया जाता है जो मोस्टली आपके पास वेरिएबल्स होते हैं या डाटा स्टोरिंग एलिमेंट्स होते हैं. तो ऑपरेंड्स जो होते हैं वो आपके रजिस्टर्स के अंदर भी डाटा सेव रखते हैं और मेमोरी लोकेशन के अंदर भी डाटा सेव रखते हैं. अब अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन आती है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं ऑप कोड और ऑपरेंड, तो ऑप कोड तो आप दे देते हो, ऑपरेंड के अंदर अगर आप डायरेक्टली डाटा नहीं देते या तो आपका डाटा रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन में पड़ा हुआ है, इन दोनों जगह का अगर आप एड्रेस डिफाइन करते हो कि आपका डाटा जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो इस तरह के एड्रेसिंग मोड्स को कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स. Indirection is noted by placing the name of the register or memory address given in the instruction in parenthesis. parenthesis के अंदर आप लोग डिफाइन करोगे रजिस्टर या मेमोरी का एड्रेस जहां पर डेटा पड़ा हुआ है, पर डेटा को डायरेक्टली डिफाइन नहीं करोगे. पैरेंथेसिस के अंदर उस रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन का नेम डिफाइन करोगे कि जहां पर आपका एड्रेस पड़ा हुआ है. The register or memory location that contains the address of the operand is a pointer. वो जो होता है आपके पास पॉइंटर रजिस्टर्स होते हैं या जिनके अंदर आप लोग रजिस्टर या फिर मेमोरी की लोकेशन जो है वो डिफाइन करते हो. When an execution take place in such mode, instruction may be told to go to a specific address. अब डेफिनेटली इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट्स हैं ऑप कोड और ऑपरेंड, और ऑपरेंड के अंदर आपने मेमोरी लोकेशन या रजिस्टर्स का एड्रेस दिया हुआ है. तो जब आप उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हो तो डेफिनेटली आप उस एड्रेस पर जाओगे तो एग्जीक्यूशन होगी ना. जब आप एड्रेस पर जाओगे नहीं तो किस तरह से आप लोग इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करोगे. तो आप जैसे ही उस लाइन पर पहुंचते हो जहां पर आपके पास ऐसी इंस्ट्रक्शन गिवन होती है जिसके अंदर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो रहा होता है, तो आप लोग स्पेसिफिक एड्रेस पर जाते हो, वहां से डाटा पिक करते हो और उस पर ऑपरेशनल कोड परफॉर्म करते हो. Once it's there, instead of finding an operand, it finds an address where the operand is located. आप लोगों ने डाटा को नहीं ढूंढना, आपने ऑपरेंड को नहीं ढूंढना, आपने उसके एड्रेस को देखना है कि वो कहाँ पे पड़ा हुआ है. वहां पर जाओगे, वहां से उसको उठाओगे और उस पर फंक्शन परफॉर्म करोगे. तो ये होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड.
थर्ड प्रोग्राम बेसिकली रेलेवेंट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से। तो इनपुट का स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच है कि हम किस तरह से कोड लिख सकते हैं, किस तरह से EMU 8086 सॉफ्टवेयर पर इनपुट क्रिएट कर सकते हैं फॉर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। ये हमारे पास आउटपुट ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स है कि किस तरह से EMU 8086 सॉफ्टवेयर जो है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करा सकता है ऑफ indirect addressing modes की। So first our program is basically relative to the actual immediate addressing mode. In immediate addressing mode we have a expression which we have to implement on the emulator 8086 software। 27 को हमने ऐड करना है 15 में, देन हमने मल्टीप्लाई करना है उसको दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन से। अब वो जो दो नंबर हैं वो है 625 माइनस 259, ठीक है। 27 को हम 15 में ऐड करेंगे, देन 625 में से माइनस करेंगे 259 को, फिर जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बाद आंसर आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आएगा उसको हम ऐड करवा देंगे 191 में। ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन है जिसको हमने EMU सॉफ्टवेयर पर रन करके देखना है बाय यूजिंग इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। So firstly we have to write down org, which is basically used to specify the origin, and 100H as I have already told you about, this is basically equals to 256 bytes। Then moving towards the move command, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एडिशन वाली चीज़ को टच करना है। अब एडिशन के अंदर आपके पास 27 और 15 दो नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, 27 को पहले AX रजिस्टर के अंदर मूव करवा देती हूँ। तो मैंने मूव की कमांड यूज़ की, AX लिखा और 27 को इसमें मूव करवा दिया। उसके बाद अब मैं सब्ट्रैक्शन पर आ जाती हूँ। अब मैं जो मेरा दो नंबर्स थे 27 प्लस 15 था, 15 के लिए मैं सेपरेट रजिस्टर यूज़ नहीं करी, मैं डायरेक्टली ऐड की कमांड के थ्रू जो है उसके अंदर डाटा दे दूँगी। जैसे मैंने ये जो 27 है ये डायरेक्टली AX रजिस्टर के अंदर दिया हुआ है। क्यों डायरेक्टली दिया हुआ है डाटा, क्यों डायरेक्टली दिया हुआ है? इस वजह से डाटा डायरेक्टली दिया हुआ है क्योंकि मैं बात कर रही हूँ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की, जिसके अंदर हम डाटा को डायरेक्टली स्पेसिफाई करते हैं। अब 27 को मैंने AX रजिस्टर के अंदर मूव करवा दिया। अब मेरे पास जो सेकेंड एक्सप्रेशन है वो है बेसिकली सब्ट्रैक्शन का। दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन है 625 माइनस 259। तो 625 को मैं PX रजिस्टर के अंदर मूव करवा दूंगी बाय यूजिंग मूव की कमांड 625। देन अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने ऐड करना है 27 के अंदर 15 को। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगी, ऐड AX कॉमा 15, ओके, ऐड AX कॉमा 15। मतलब AX के पास पहले से क्या पड़ा हुआ था 27, उसके अंदर ही 15 को ऐड करवा दो। मैंने 15 के लिए सेपरेट रजिस्टर जो है उसको यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली डाटा 15 का जो मेरे पास था उसको मैंने यहाँ पर दे दिया है कि AX के अंदर जो 27 पड़ा हुआ है उसके साथ इसको ऐड करवा दो। अब देन सब्ट्रैक्शन के लिए भी मैं सेम केस यूज़ करूँगी कि ये जो BX के अंदर 625 पड़ा हुआ है इसमें से 259 को माइनस कर दो। तो आंसर मेरे पास BX रजिस्टर के अंदर ही आ जाएगा। यहाँ मैं लिख दूँगी 259। देन मैं क्या करूँगी, अब मैंने बेसिकली मल्टीप्लाई कराना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो आंसर निकला था उसको मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने के लिए इमुलेटर सॉफ्टवेयर में सिर्फ हम सेकेंड रजिस्टर को यूज़ करते हैं। अब सेकेंड रजिस्टर यहाँ पे क्या है, BX। तो मैं सिंपली लिखूँगी MUL BX। AX का जो आंसर है और BX का जो आंसर है दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और आंसर मेरे पास BX रजिस्टर के अंदर आ जाएगा। अब सेकेंड जो चीज़ थी वो ये थी कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर निकला था उसको मैंने ऐड करवाना था 191 में। तो मैं मूव की कमांड को यूज़ करते हुए
बी एक्स रजिस्टर के अंदर 191 को मूव करवाती हूँ। 191 को मैंने बी एक्स रजिस्टर के अंदर मूव करवा दिया। देन मैंने ऐड की कमांड को यूज़ किया और स्पेसिफाई किया कि ए एक्स रजिस्टर के अंदर ऐड करवा दो बी एक्स से रेलिवेंट जितना भी डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है। अब बी एक्स के पास मल्टीप्लाई भी था, बी एक्स के पास 191 भी था, तो बी एक्स रजिस्टर के अंदर बेसिकली यहाँ पर जो ऐड है वो इसलिए यूज़ हो रहा है कि बी एक्स के अंदर जो हमने मल्टीप्लाई के बाद वैल्यू को सेव किया था वो वैल्यू उसके अंदर ही हमने फिर 191 को मूव करा दिया था। दोनों आपस में ऐड हो जाए बाय यूजिंग ऐड की कमांड और फिर आंसर जो है वो मेरा ए एक्स रजिस्टर के अंदर ओवरऑल आए, वो हम स्पेसिफाई करेंगे और देन हम एट द एंड ऑफ आवर कोड यूज़ करेंगे रिटर्न की कमांड। तो ये मैंने पूरा कोड लिख लिया है। अब मैं इसको इमुलेट करती हूँ और मैं सिंगल स्टेप करती हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने एक रजिस्टर के को किया तो सबसे पहले मेरे पास 1 भी आ गया। बेसिकली जो मेरे पास 27 मैंने मूव कराया था वो एक्स रजिस्टर के अंदर शिफ्ट हो गया। फिर मैंने बी एक्स को मूव करवाया तो बी एक्स के अंदर 625 था, वो बी एक्स रजिस्टर के अंदर आ गया। फिर मैंने रन किया तो ए एक्स रजिस्टर के अंदर मैंने 15 को ऐड करना था, वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। फिर मैंने सिंगल स्टेप किया तो बी एक्स रजिस्टर के अंदर मैंने सब्ट्रैक्शन करानी थी 259 की, वो बी एक्स रजिस्टर के अंदर नज़र आ रही है। फिर मैंने मल्टीप्लाई कराना था बी एक्स रजिस्टर वाला कोड, तो मैंने मल्टीप्लाई कराना है और आंसर जो है वो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। ओके, फिर हम सिंगल स्टेप करेंगे तो बी एक्स रजिस्टर के अंदर अगेन वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने 191 मूव करवाया है। फिर ऐड हो जाएंगी दोनों वैल्यूज़ सिंगल स्टेप के थ्रू और ओवरऑल आंसर जो है आप देख सकते हैं मेरे पास ए एक्स रजिस्टर के अंदर आ गया है, जो बेसिकली मेरे ओवरऑल कोड का आंसर है, टोटल आंसर है, जो बेसिकली इस पूरे बूलियन एक्सप्रेशन के बाद, बूलियन तो नहीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आपके पास आना चाहिए। वो ओवरऑल आंसर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का जो है वो इस एक्स रजिस्टर के अंदर मेरे पास सेव हो गया है। इसको अगर मैंने कन्वर्ट करके देखना है क्योंकि ये नंबर तो एक हेक्सा का नंबर है, ठीक है, इसको मैंने डेसिमल में अगर देखना है तो मैं क्या करूँगी, मैं कन्वर्टर पर जाऊँगी और वहाँ से ही मैं बताऊँगी उसको कि मैंने किस नंबर को कन्वर्ट करके देखना है डेसिमल में। तो मैंने इस नंबर को कन्वर्ट करके देखना है 3CCB, 16 बिट का एक नंबर है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दूँगी 3CCB। तो ये मेरे पास अनसाइन नंबर और साइन नंबर में वैल्यू डेसिमल की आ गई है कि ये नंबर जो हेक्सा का मेरे पास आंसर आया था वो डेसिमल के इस नंबर के इक्वल है, ठीक है। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके देखें तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। अगर आप बाय हैंड सॉल्व करके देखें तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। So this is how we can perform the experiment of immediate addressing mode or EMU8086 software. सेकेंड जो हमारे पास प्रोग्राम है वो बेसिकली है डायरेक्ट एड्रेसिंग मॉड का। डायरेक्ट एड्रेसिंग मॉड के अंदर हमने देना है आपको कि किस तरह से हम लोग एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस डिफाइन करेंगे या फिर एक मेमोरी लोकेशन के अंदर एक नंबर लिख देंगे और वो नंबर उसको हम मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ORG 100H, उसके बाद हम लिखेंगे मूव AX कॉमा नंबर 1। अब नंबर 1 क्या है, ब्रैकेट में हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने इसका एड्रेस देना है। अब नंबर 1 है क्या चीज, एक स्पेसिफिक मेमोरी में कहाँ पे पड़ी हुई है, ये हम नीचे जाके डिफाइन करते हैं कि नंबर 1 वेरिएबल जो है उसको हम इनिशियलाइज जो है डिफाइन वर्ड की कमांड के थ्रू एमुलेटर में कराते हैं। इस नंबर 1 जो हमने दिया है इसके अंदर बेसिकली है क्या, ठीक है, क्या आप लोग दे रहे हो। सिर्फ यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने सिर्फ उसकी लोकेशन बताई है कि एक पॉइंट है जहां पर नंबर 1 पड़ा हुआ है, उसको उठाकर एक्स रजिस्टर के अंदर मूव कर दो। देन आप क्या करोगे, मूव बी एक्स कॉमा नंबर 2। अब क्या कह रहे हैं कि नंबर 2 एक नंबर है जिसको बी एक्स रजिस्टर के अंदर मूव कर दो। अब नंबर 2 हमें नहीं पता कि क्या है, नंबर 2 एक हम नीचे जाके डिफाइन करेंगे कि नंबर 2 ये नंबर है
उसका आपने एड्रेस ऊपर डिफाइन किया है और वो एड्रेस जो मेमोरी में पड़ा हुआ था उसको उठा के आपने BX रजिस्टर के अंदर उस नंबर को उस एड्रेस से उठाकर BX रजिस्टर के अंदर आपने मूव करवाना है। देन हम करते हैं ऐड की कमांड यूज करते हैं और AX, BX करते हैं कि जो नंबर AX और BX में हमने मूव करवाए थे उन दोनों को ऐड कर दो और ओवरऑल आंसर जो आपके पास AX रजिस्टर के अंदर शो होगा। देन हम लोग यूज करते हैं मूव की कमांड अगेन और हम कहते हैं कि जी BX रजिस्टर के अंदर नंबर 3 है उसको मूव कर दो। ठीक है, फिर हम यूज करते हैं ऐड की कमांड और उसको कहते हैं कि AX रजिस्टर के अंदर ऐड कर दो BX के अंदर जो वैल्यू आपने अभी ली है। AX के अंदर पहले से कुछ वैल्यू पड़ी हुई थी, वो वैल्यू पड़ी हुई है, आपने BX के अंदर नंबर 3 एक एक्स्ट्रा नंबर मूव करवाया। अब उसी नंबर को आप AX रजिस्टर के अंदर ऐड कर रहे हो बाय यूजिंग ऐड की कमांड। देन आप कहते हो मूव नंबर ब्रैकेट नंबर 4 AX। अब AX रजिस्टर के अंदर जो आंसर आपने सेव किया है उसको नंबर 4 में मूव करवा दो। AX रजिस्टर के अंदर जो आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है उसको नंबर 4 के अंदर मूव करवा दो। नंबर 4 की लोकेशन के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर 4 जो है वो बेसिकली नंबर आपको नहीं पता कि क्या है, आपने यहाँ पर सिर्फ डिफाइन किया है कि नंबर 4 एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पड़ा हुआ है, मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, उसको मतलब जो है ना उसके अंदर AX रजिस्टर की वैल्यू को मूव करवा दो। देन आप कहते हैं ऐड BX नंबर 4। BX रजिस्टर के अंदर ऐड करवा दो नंबर 4 को जो आपने यहाँ पर जिसकी लोकेशन जो है वो डिफाइन की थी। ठीक है, उसके बाद RET कर देंगे। देन हम नीचे आएंगे और नीचे आके डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग DW कमांड, डिफाइन वर्ड कमांड कि जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है ये बेसिकली है क्या। ठीक है, लिखेंगे नंबर 1 DW5, फिर लिखेंगे नंबर 2 DW10, देन लिखेंगे नंबर 3 DW15, देन लिखेंगे नंबर 4 DW0। देन हम इमुलेट करेंगे और सिंगल स्टेप करेंगे तो आपके पास AX रजिस्टर के अंदर 5 मूव हो गया है। अब 5 जो है वो हमने यहाँ पे स्टोर कराया था, यहाँ पर हमने सिर्फ कहा था कि एक नंबर 1 है उसकी मेमोरी में लोकेशन है नंबर 1 के नाम से। अब हमें नहीं पता था कि नंबर 1 कौन सा नंबर है, वो मेमोरी के अंदर हमने नीचे जाकर डिफाइन किया था। तो 5 मूव हो गया AX रजिस्टर के अंदर। फिर हमने सिंगल स्टेप किया तो BX रजिस्टर के अंदर नंबर 2 मूव हो गया जो कि 10 था, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर आपने ऐड करा दिया था BX को AX के साथ, तो ओवरऑल आंसर जो है वो AX रजिस्टर के अंदर आपको नजर आ रहा है। देन आपने फिर नंबर 3 को BX रजिस्टर के अंदर मूव कराया। अब नंबर 3 आपके पास क्या है, नंबर 3 आपके पास है 15, तो आपने BX रजिस्टर के अंदर उसको मूव करवा दिया है। देन आपने BX के अंदर जो वैल्यू थी उसको AX के साथ ऐड करवा दिया तो AX में आंसर आ गया 1 ही। ठीक है, देन आपने क्या किया कि AX रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू थी उसको नंबर 4 के साथ मूव करवा दिया। अब नंबर 4 क्योंकि हमें फिजिकली यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, उसका एड्रेस सिर्फ हमें नजर आ सकता है जो इसके थ्रू हम जज कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि नंबर 4 जो है उसके अंदर कैसे आपकी वो वैल्यू जो है वो मूव हो रही है। हम सिंगल स्टेप करेंगे तो आपके पास नंबर 4 जो अभी आपने स्टोर कराया था उसका ओवरऑल आंसर एडिशन के बाद BX में आ जाएगा, जो 2D यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज जो है वो नजर आ रही है। तो ये बेसिकली मेरा पूरा प्रोग्राम था कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का, कि अगर आपके पास मेमोरी लोकेशन या मेमोरी का एड्रेस गिवन हो या पता हो कि मेमोरी में जगह डाटा पड़ा है तो हम किस तरह से फंक्शन जो है वो EMU 8086 सॉफ्टवेयर में परफॉर्म करवा सकते हैं। देन हमारे पास जो रजिस्टर आता है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स आते हैं, वो बेसिकली हैं आपके पास
या बेसिक रजिस्टर एड्रेसिंग मॉड भी नहीं, हमारे पास जो एड्रेसिंग मॉड्स आते हैं उसमें जो थर्ड एग्जांपल है वो है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मॉड्स की, जिसमें आप इनडायरेक्टली बेस रजिस्टर को यूज करते हुए या फिर इंडेक्स रजिस्टर को यूज करते हुए या फिर डिस्प्लेसमेंट को यूज करते हुए डेटा की मूवमेंट करवाते हो, डेटा के एडिशन सब्ट्रैक्शन करवाते हो। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मॉड्स में हमारा जो फोकस रहेगा वो सबसे ज्यादा बेस रजिस्टर पे रहेगा या फिर रजिस्टर एड्रेसिंग मॉड पे रहेगा, और हम उसको यूज करते हुए अपना ये मोड जो है वो मॉड जो है इसका फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं org100h, देन हम लोग लिखेंगे कि एक नंबर 1 है जिसको हमने मूव कराना है bx रजिस्टर में। bx रजिस्टर के अंदर हमने इसको मूव कराना है, एक नंबर है नंबर 1, इसको हमने bx रजिस्टर के अंदर मूव करवा देना है। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं कि आपने मूव की कमांड यूज करनी है, और मूव की कमांड को यूज करते हुए bx का इनडायरेक्टली bx के अंदर जो नंबर सेव हुआ हुआ था उसको इनडायरेक्टली पिक करना है। अब हमें नहीं पता कि bx रजिस्टर के अंदर जो नंबर 1 है वो क्या है, हमें नहीं इसकी कोई इन्फॉर्मेशन फिलहाल अभी, ठीक है। तो हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम नेक्स्ट स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं बाय यूजिंग रजिस्टर्स। हम कह रहे हैं कि ax, जब भी आपने इनडायरेक्टली कोई चीज डिफाइन करनी होती तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हो। तो आप कहोगे कि bx रजिस्टर के अंदर जो नंबर था उसको इनडायरेक्टली मूव करा दो ax रजिस्टर के अंदर। देन आपने ऐड की कमांड यूज की और कहा कि bx रजिस्टर के अंदर 2 को ऐड करवा दो। देन आपने फिर ऐड की कमांड यूज की और ax कॉमा bx किया। अब bx के अंदर जो वैल्यू थी, जो न्यू वैल्यू आई थी, उसको इनडायरेक्टली ऐड करवा दो ax रजिस्टर के अंदर। देन आपने ऐड की कमांड को यूज किया, देन आपने लिखा bx कॉमा 2 के जो 2 है उसको bx के अंदर ऐड करवा दो, ठीक है। देन हम भी लिखेंगे ऐड ax कोमा bx के bx के अंदर अब जो मैंने ऐड करवाने के बाद bx की टोटल वैल्यू थी उसको इनडायरेक्टली ax रजिस्टर के अंदर ऐड करवा दो। अब यहाँ पर आपने bx रजिस्टर के अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो डायरेक्टली नहीं दी, वही वैल्यू चल रही है जो नंबर 1 के अंदर थी। देन हम कहेंगे कि जो फिर दोबारा से आपके पास जो है बेसिकली ऐड करेंगे कि bx के अंदर 2 को ऐड अगेन करवा दो। bx के अंदर आपने अगेन 2 को ऐड करवा दिया। अब हम कहेंगे कि मूव करवाओ bx के अंदर इनडायरेक्टली वो डाटा जो कि दिया हुआ था अपने ax रजिस्टर के अंदर। देन हम ret की कमांड को यूज करेंगे। अब यहाँ पर नीचे हम dw की जो कमांड है, डिफाइन वर्ड की जो कमांड है, उसको यूज करते हुए नंबर को डिफाइन कर देंगे कि हर पॉइंट पे यहाँ 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 जो हमने नंबर लिए हैं वो बेसिकली नंबर 1 जो दिया था वो था कौन सा, कौन कौन से नंबर 1 को हम चलाते हुए आगे जा रहे हैं। तो dw देंगे, जीरो। प्रोग्राम मेरा हो गया है, मैं इसको इमुलेट करती हूँ तो आपके पास जो है आ जाएगा। सिंगल स्टेप करूंगी तो bx रजिस्टर के अंदर 5 आ गया, ठीक है, क्योंकि मैं नंबर 1 को bx रजिस्टर के अंदर मूव करवाया था पहली रो के अंदर। 5 था पहला नंबर, उसको मैंने bx रजिस्टर के अंदर मूव करा दिया। उसके बाद मैंने bx रजिस्टर के अंदर जो इनडायरेक्टली डाटा आया हुआ था उसको ax रजिस्टर के अंदर मूव कराना था। अब क्योंकि इनडायरेक्टली था तो यहाँ पर मुझे विजिबल नहीं होगा, ठीक है। फिर bx के अंदर 2 आ गया, जो 5 था उसके साथ 2 ऐड हुआ और आंसर मेरे पास 7 आ गया। फिर आपके पास इनडायरेक्टली bx के अंदर जो डाटा था वो आएगा, ax के थ्रू ऐड होगा, वो अगेन आपको नजर नहीं आ सकता क्योंकि वो इनडायरेक्ट डाटा है। फिर आपने ऐड करा दिया 2 को अगेन 7 के अंदर, तो वो आपको यहाँ पे bx रजिस्टर के अंदर जो है वो नजर आ रहा है।
फिर आपने अगेन इस कमांड को यूज किया है एड ax कॉमा bx। तो ये इनडायरेक्ट डाटा है जो आपने डाटा को bx की वैल्यू को सेव करने के लिए यूज किया है, और उसको सेव करने के लिए एक्स रजिस्टर के अंदर आप यूज कर रहे हो। जब भी आप ब्रैकेट्स लगाओगे तो इनडायरेक्ट डाटा है, मतलब इसको आप यूज नहीं करे, इस पॉइंट पे सेव रख रहे हो, इनडायरेक्टली यूज कर रहे हो। उसके बाद फिर से आपने वो किया तो आपके पास 2 अगेन bx रजिस्टर के अंदर ऐड हो गया है। अगेन अब आपके पास जो ax के अंदर वैल्यू थी जो आपने कहीं यहाँ पर सेव करवाई थी, वो दोबारा जो है वो bx रजिस्टर के अंदर इनडायरेक्टली चली जाएगी और आपके पास ओवरऑल कोड रिटर्न पे पहुंच जाएगा। तो ये आप लोगों के पास होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मॉड, जिसमें हम फोकस करके चल रहे होते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मॉड्स को। In this lab, we have learned to implement addressing mods, immediate, direct and indirect addressing mods through program implementation on EMU 8086 software.